डेंसिटी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, एवरीथिंग सेम टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी हियर ऑन also in this chapter also, but with reference to India, and you have to give examples from India only. So population है, human development or migration, everything, then economic activities, everything we are going to study same topics here also, but only with the reference to India, because the name of the book is Human Geography of India. So I hope all of you are already aware about some of the topics, क्योंकि उसी को हम continue करेंगे. Now the name of the chapter is population, distribution, density, growth and composition. So इसमें हमने 3-4 टॉपिक्स, जो उसमें 3 चैप्टर मिला के सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर था, उसको हमने एक ही में इसमें कर लिया है. Distribution means how the population of India is distributed over space in different parts of India. Then second is density. What is density of population in India in different states? That is man and land ratio. Then growth of population, that how population has growth in India over time. And then composition. Composition means your male female structure, लिटरेसी रेट, जो भी क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन होती है, जो हमने पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन थर्ड चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट बुक में, तो वही हम इसमें सब कुछ कवर करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. Now the people are very important component of a country. We already know this. India is the second most populous country after China in the world. India's population is larger than total population of North America. So combined population of Canada and USA जो है, या साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है, उससे भी ज़्यादा हमारी टोटल पॉपुलेशन है. That such a large population is, it is argued that such a large population is like a liability on India, because it puts limitations on the available resources. कहा जा रहा है कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इससे जो है सबको बेनिफिट नहीं मिल पाता है. तो ये सही है या गलत है, ये हम आगे चल के देखेंगे. नाउ, how do you perceive the idea of India? It is simply a territory? Does this signify an amalgam of people? Is it a territory inhabited by people living under certain institutions of governance? All right. Simple question here is that what मतलब जो कोई भी कंट्री होती है, हम कहते हैं ना कि एक देश है, अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है. सो ये व्हाट इज ए कंट्री? Country is just not merely a place which is geographical place which has a definite territory, but it is mostly amalgamation or combination of different people who live there, who have different culture, who have different traditions, who live together harmoniously in a particular country. उसी को हम देश, एक कंट्री कहते हैं. तो एक देश जो होता है वो सिर्फ एक जोग्राफिकल स्पेस को ही हम नहीं बोलते. उसमें जो रहने वाले लोग होते हैं, दे आर विच हैव पर्टिकुलर आइडेंटिटी, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंट्री. सो पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ कंट्री. और ये जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं, इंस्टीट्यूशन में रहते हैं. जैसे हमारी भारत सरकार है या अमेरिका की गवर्नमेंट है, तो वो अपने लोगों को एक जो है बांध के रखती है, पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करती है. सो अ कंट्री, बट यहाँ पे इतनी बातों कहने का मतलब जस्ट ये है कि कोई भी देश जो होता है वो अपने नागरिकों से बनता है. पॉपुलेट इज मेड अप ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एंड पॉपुलेशन विभिन्न प्रकार की होती है, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं. तो पॉपुलेशन के बारे में जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो है ना, इफ अ पॉपुलेशन इज अ रिसोर्स, देन दैट कंट्री विल डेवलप. एंड अगर पॉपुलेशन जो है वो एक लाइबिलिटी है, एक बर्डन है, तो फिर वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा. आप एग्जांपल आपने बहुत बार सुना भी होगा, यू कैन कंपेयर इंडिया विद द जापान. जापान लैक्स ऑल काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही कम है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे खनिज हो, कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं. स्टिल दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज. एशिया का सबसे पहला डेवलप कंट्री जापान ही है, बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. Their people are human resource. They are not just population. They are human resource. Population जब पढ़ी लिखी होती है, when people of a country are educated, they are in a better health condition, and they have access to resources. It means that they are resource for their country. अगर किसी देश के नागरिक बीमार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज या स्किल नहीं है, तो वो अपने देश के लिए बोझ होंगे, एक लाइबिलिटी होंगे, उनके लिए कभी भी एक रिसोर्स नहीं बन पाएंगे. ठीक है, इसीलिए हम पॉपुलेशन पे वी फोकस सो मच ऑन पॉपुलेशन, वी पे so much emphasis on the population, because population are the greatest resource, because all other natural resources are related to the population only. Without population, nothing can be converted into a resource.
Now as far as India is concerned, population data are collected through every 10 years, which is known, this process is known as census. Basically census is the official enumeration of a population of a country. जब हम सरकारी रूप से एक देश की जो जनता पब्लिक होती है उसको काउंट करते हैं ऑफिशियल तरीके से, तो उसको हम कहते हैं सेंसस। इंडिया में फर्स्ट सेंसस 1872 में कंडक्ट किया गया था, बट इट वाज नॉट कंप्लीट। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज हेल्ड इन 1881। So read it very carefully. First complete census in 1881. Now distribution of population. See, it is very important. हर चीज आपको बुक से रट्टा नहीं मारनी है, जैसे एक जनरल नॉलेज भी होता है। आप खुद अपने देश को देख के बता सकते हो कि हमारे देश में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो है सबसे अधिक है, और कहाँ पे पॉपुलेशन जो है मीडियम है, एंड वेयर पॉपुलेशन इज स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, कम है पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं, नाउ हियर यू कैन सी अ डॉट मैप। डॉट मैप आपको नजर आ रहा होगा। देखो ये आपको जो है अपने फाइल में भी बनाना है। ये जो डॉट लगे हुए हैं ये ऐसे ही नहीं लगा दिए गए, ठीक है। हेयर केरल में आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ज्यादा जो है डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। या फिर आप यहाँ देखिए, ये जो एज कम्पेयर टू दिस पार्ट राजस्थान, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दीज पार्ट्स फ्रॉम पंजाब टू उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, देन ये वेस्ट बंगाल, ये बिहार जो है, ये यहाँ पे डॉट्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अधिक है। मतलब यहाँ पे बहुत, और देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे दिल्ली है, ये यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे बहुत अधिक पॉपुलेशन जो है डेंसिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं यहाँ पे। जो डॉट्स की जो घनत्व है बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये डॉट्स ऐसे नहीं लगाए गए हैं, 1 डॉट रिप्रेजेंट्स 2 लाख पर्सन, ठीक है। ये यहाँ पे जो एक डॉट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, यहाँ एक डॉट जो है 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर आप डॉट्स काउंट करोगे, ठीक है, मान लो जो है महाराष्ट्र की पॉपुलेशन में एग्जांपल दे रही हूँ 50 लाख है, ठीक है ना। सपोज मैं आपको बता रही हूँ, मान लो 1 करोड़ है महाराष्ट्र की पॉपुलेशन, तो अब हम उसको 2 लाख से डिवाइड करेंगे, तो जितना नंबर निकल के आएगा उसको हम डॉट्स लगा देते हैं। तो खैर ये तो अब आगे आप पढ़ोगे। डॉट मतलब जो होता है, डॉट बेसिकली आपको एब्सोल्यूट पॉपुलेशन दिखाने के लिए काम आता है। एब्सोल्यूट मतलब जैसे लाख में, करोड़ में, इसमें काम आता है। तो आप उस डॉट लगा के अपनी जो है पॉपुलेशन कहीं की भी देख सकते हो। तो आप अंदाजा देख रहे हो कि दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डॉट्स जो है उनकी संख्या ज्यादा है। दिल्ली का रीजन तो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है बिकॉज द नंबर ऑफ डॉट्स आर वेरी हाई इन दिस रीजन। नाउ हियर यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आप ये सब ऑलरेडी जानते हो, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात, दे अकाउंट फॉर टोटल 76% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन अलोन। मतलब ये जो आपके 7 to 8 स्टेट्स हैं, दे हैव द मोर देन 76% ऑफ द पॉपुलेशन जो है कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। ऑन द अदर हैंड द शेयर ऑफ स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, Arunachal, Uttarakhand, they have very less, ratio of population in the total population of India. तो यहाँ पे ये जो मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स, इनफैक्ट जो हमारे 5 पहले राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्रा, यहाँ पे सब ये इनका जो कंट्रीब्यूशन हमारी पॉपुलेशन में सबसे अधिक है। तो आपको ये मतलब समझ में आ चुका होगा कि जैसा जब आप अपना आंसर लिखोगे तो ये जो डेटाज है आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। एज एग्जाम्पल लाइक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, then Andhra Pradesh, these states have high population distribution, whereas Jammu Kashmir, then your northeastern states of India, they have very sparse population. On the other hand, central part of India, then southern part of states of India, they have medium population because of different reasons. Now we will see the reasons which are responsible for this. नाउ हमने फर्स्ट बुक में रीजन जो थे उसके बहुत ही अच्छे से मतलब हेडिंग वाइज पढ़े थे। इसमें आपका हेडिंग वाइज नहीं दिया हुआ, इसमें एग्जांपल दे के आपको बताया गया। सो दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो बताया गया। So either you can use those topics which were given in the first book, like first is the geographical factor, and geographical factors में कौन-कौन से थे? Water, soil, land and climate. Then economic factor जिसमें industrialization, urbanization and minerals present था, and then socio-economic and cultural factors. तो आप वो heading डाल के जो है अपना आंसर लिख सकते हो. It depends on the question which is asked in the examination. Like if they are asking about India or if they are asking about the world, तो आपको अपना एग्जाम्पल चेंज कर देना है और हेडिंग आप वही लिख सकते हो, ठीक है। तो हेडिंग आप वही लिखोगे बिकॉज ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है एग्जामिनेशन में। लाइक
which are the geographical factors responsible for population distribution in India, or why these states have higher population than the other states, justify give the reasons, discuss the reasons. इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वही हेडिंग यूज करोगे जो आपके फर्स्ट बुक में दिया हुआ है सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो हमारे भारत में कहीं जनसंख्या कम है और जो आपने अभी स्टेट्स पढ़े वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उससे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ हमारे भारत में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे बस सेटल होना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। और कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे निगेटिव फैक्टर्स है, वहाँ पे लोग नहीं रहना चाहते। तो पहले अगर हम जोग्राफिकल फैक्टर्स निकालें तो जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या आता है, क्लाइमेट आता है, और देन उसके बाद सॉइल, वाटर एंड लैंडफॉर्म आता है। तो इंडिया में, भारत में जहां भी ये 4 फैक्टर्स फेवरेबल होंगे वहां पे अधिक जनसंख्या आपको मिलेगी, और जहां पे ये फैक्टर्स फेवरेबल नहीं होंगे वहां पे आपको स्पार्सली पॉपुलेटेड वो एरियाज मिलेंगे आपको। बस आपको एग्जांपल देखो इंडिया में से देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इंडिया में जो है कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स जो है दे आर कांस्टेंट, और दे आर कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो बाधा डालते हैं, लाइक क्लाइमेट अलॉन्ग विद टेरेन एंड वाटर अवेलेबिलिटी, ये काफी हद तक डिटरमाइन करती है। कॉन्सिक्वेंटली वी ऑब्जर्व दैट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, डेल्टास एंड कोस्टल प्लेन्स हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा, देखो इंडिया में सबसे अधिक जनसंख्या आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगी, जो मैंने आपको पंजाब से लेके पूरा वेस्ट बंगाल तक का बेल्ट दिखा दिया वहां पे। क्यों? बिकॉज वहां पे हर चीज फेवरेबल है, every geographical factor is present there in a positive manner. For example, that area landform wise is flat area, plain area है, तो it is suitable for everything, for any economic activity, for settlement purpose, for transportation purpose। आप वहाँ पे कोई भी रेल ट्रैक बना लो, वहाँ पे आप कुछ भी कर लो, एयरपोर्ट बना लो, वहाँ पे आप कृषि करिए, आप वहाँ पे चाहे घर बनाइए, क्योंकि फ्लैट एरिया तो वहाँ पे वो सबसे फेवरेबल है। देन वहाँ पे क्लाइमेट भी बेस्ट है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म है, भले ही थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है लेकिन क्लाइमेट सुटेबल है वहाँ का, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है वहाँ पे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में। देन वाटर अवेलेबिलिटी इज हाई because all the major river, that is Indian Ganga river system is present there, and Indus river system is present there in the form of Satluj जो कि पंजाब में बहती है, and Ganga with its major tributaries flow or drain the entire North Indian plain, पूरा यूपी से लेके उत्तराखंड से स्टार्ट होती है यूपी तक, पूरा वेस्ट बंगाल तक जाती है गंगा रिवर सिस्टम। तो इसलिए जो है हमारा प्लेन एरिया जो है वहाँ पे वाटर की कोई कमी नहीं है, एंड क्योंकि प्लेन एरिया इट इज हाईली फर्टाइल एरिया बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द फर्टाइल एलुवियल सॉइल। तो इसलिए जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो सबसे फेवरेबल एरिया है फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। देन इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज फेवरेबल है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टा रीजन एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर हाईली पॉपुलेटेड बिकॉज यहाँ पे हर जो है क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, लैंड फॉर्म, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन अ सुटेबल मैनर, जो मैंने भी आपको बता दिया। प्लेन एरिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होता है, माउंटेनियस एरियाज आर लीस्ट पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ वहाँ पे अगर जो भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे क्लाइमेट भी अनफेवरेबल होगा, बहुत ठंडा होगा, लैंडफॉर्म उबड़ खाबड़ होता है, रगेड टोपोग्राफी होती है, फॉरेस्टेड एरिया होता है, देन वहाँ पे फर्टाइल सॉइल नहीं होती है, इसलिए आप कोई इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन भी वहाँ पे नहीं कर सकते हो, ना एग्रीकल्चर कर सकते हो ना इंडस्ट्रीज कर सकते हो, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी लीस्ट फेवरेबल होता है। देन हमारे इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट्स एरियाज है जो कि कम पॉपुलेटेड है? सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, जो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि सेंट्रल इंडियन स्टेट्स कौन से हैं? सेंट्रल इंडियन स्टेट्स देखो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में ये पूरा आता है आपका, ये पूरा आता है आपका सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में, जो कि जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र है ये, और यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको कमी पॉपुलेशन मिलेगी। देन आपका हिमालयन स्टेट्स जो है, देन सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द वेस्टर्न स्टेट्स, जो आपका राजस्थान का जो बहुत ही पथरीला एरिया है, बहुत ही डेजर्टिक एरिया है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम मिलेगी आपको। लेकिन जब से राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल का जो है डेवलपमेंट हुआ है, तब से वहाँ पे जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। देन झारखंड है, तो झारखंड में भी थोड़ी पॉपुलेशन आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पे जब से खनिज का वहाँ पे खोज हुई है, एनर्जी रिसोर्सेज वहाँ पे बने हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तब से थोड़ा बहुत वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब वहाँ पे मीडियम पॉपुलेशन है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो आपकी झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जो एरियाज है यहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो मीडियम है। Now, among the socio-economic and historical factors of distribution of population, अब जैसे हमारे यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
घूम फिर के देखो वही सारी चीजें। आपको पता है कि हमारे देश में जो हमारा पंजाब का जो एरिया है या फिर जो हमारा गंगा प्लेन का एरिया, वहीं से हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई है। सिंधु घाटी घाटी सभ्यता हो, उसके बाद गंगा के पास जो है सभ्यता स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ पे अगेन वाटर की अवेलेबिलिटी थी, तो सब कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो जो हिस्टोरिकली जो एरियाज पहले से पॉपुलेटेड हो गए, वो आज के टाइम भी अधिक वहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया जिन एरियाज में, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें आप जानते हो कि जहां जहां ये सारी चीजें मिलती हैं भारत में, वहां पे आपको जनसंख्या अधिक मिलेगी। अब जैसे बेंगलोर है तो वो हाईली पॉपुलेटेड हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वहाँ पे आईटी सेक्टर डेवलप हो गया है। Then history of human settlement and development of transport network. On the other hand, the urban regions of Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Pune, Ahmedabad and Chennai, Jaipur have a high concentration of population due to industrial development. तो हमारे देश में जो ये सिटीज के मैंने नाम बताए, यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ ये अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, बहुत ही डेवलप सिटीज है इंडिया की, जहाँ पे हर चीज मतलब फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती हैं। एंड सेकेंडली दीज आर इंडस्ट्रियल एरियाज, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो आप जब अपना आंसर लिखोगे तो उसमें आप ज्योग्राफिकल फैक्टर मेंशन करोगे, देन इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर मेंशन करोगे। जब आप इकोनॉमिक फैक्टर मेंशन करोगे तो आप इन सिटीज के नाम लिखोगे और बताओगे कि ये इंडस्ट्रियल एंड आपके अर्बनाइज्ड एरिया है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, बिकॉज यहाँ पे सबसे अधिक माइग्रेशन होता है, आपको पता होगा। ठीक है, बेंगलुरु है, हमें अगर कहीं नौकरी चाहिए तो हम बेंगलुरु भागते हैं, या फिर हम मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इन्हीं सब एरियाज में भागते हैं, क्योंकि हमारे डेवलप जो है स्टेट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या जो है आपका, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है शायद। नाउ ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट बुक में। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। सो इट इज बेसिकली रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया। पॉपुलेशन और एरिया का जो रेशियो होता है, लैंड पॉपुलेशन अपॉन लैंड का जो रेशियो होता है, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एंड ये आप जानते हो कि किसी भी भूमि में, लैंड में एक अपनी क्षमता होती है पॉपुलेशन को मतलब उसको सर्वाइव कराने की, तो उतनी जितनी क्षमता उसकी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर पॉपुलेशन है तो उसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सही है। लेकिन अगर ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगी। मान लो कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है कम से कम 10 लोगों की रहने की क्षमता है, क्योंकि ये जो जमीन है 10 लोगों को सर्वाइव करा सकती है। लेकिन अगर इस पे मान लो 30 लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब दिस एरिया इज हाईली डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो इतने एरिया में फिर आपको 10 लोगों के घर नजर नहीं आएंगे, 30 लोगों के घर नजर आएंगे, और वो भी बहुत ही कंजस्टेड फॉर्म में। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगी। जैसे आप दिल्ली कभी चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अगर आप में से कभी कोई गया है तो आप वहां देखेंगे कि दैट यू नो हाउसिंग जो है, घर जो है, दे आर वेरी इन अ वेरी कंजस्टेड फॉर्म। वहाँ पे बहुत पतली नैरो लेन्स हैं, गलियां हैं, मतलब वहाँ पे एक आदमी भी अगर चला जाए तो बहुत मतलब वैसी एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि एरिया कम है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अब वहाँ पे वर्टिकल जो है आप घर बना सकते हो, आप वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वहाँ पे फ्लैट्स बन सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली आप बना सकते हो आसमान तक, आप हॉरिजॉन्टली वहाँ पे एरिया ही नहीं, तो आप कहाँ बनाओगे। तो ये हो गया। अब मान लो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि ये पीस ऑफ लैंड है, 10 लोगों के रहने की क्षमता है, लेकिन सिर्फ 5 लोग रह रहे हैं। ठीक है, ओनली 5 पीपल आर लिविंग है, तो इसका मतलब वो बहुत ही खुलकर रहेंगे, उनके पास ज्यादा जमीनें उनको अवेलेबल हो पाएंगी, क्योंकि एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका सिक्किम हो गया, यहाँ पे क्या है कि एरिया ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, बट इसके अदर रीजन भी हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जो है या फिर सिक्किम, ये सब फॉरेस्टेड एरियाज है, यहाँ पे नेचुरल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जनसंख्या आपको कम मिलेगी। अगर आप 2-4 किलोमीटर जाओगे तो मुश्किल से आपको मतलब 17-18 ऐसे लोग मिलेंगे। जबकि आप यूपी में, आप वेस्ट बंगाल में आप चले जाओ, या फिर आप बिहार में चले जाओ, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको 2-2 किलोमीटर पे आपको 1000 लोग रहने को मिलेंगे। तो अगर 2 किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं तो सोचो वो घर कैसे बनाते होंगे, कितने सटे सटे उनके घर होते होंगे। ठीक है, सो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। इफ लैंड इज लेस एंड पॉपुलेशन इज मोर, then density of population will be high. If land is high is more and population is less, then population density will be less. ये आप इतना फंडा समझ लीजिए। और हर कंट्री का जो है अपना एक एवरेज होता है कि एवरेज लोग इतना रहते हैं, क्योंकि अगर इंडिया में यूपी और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स हैं, बिहार जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई है,
तो आपने जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम भी है। तो एवरेज जब हम निकालते हैं तो जैसे ये है 382 है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी है, एवरेज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। देन सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, बिहार की है, जहाँ पे मोर देन 950-960 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। वहां पे आप 2-2 किलोमीटर चले जाओगे तो भी आपको मुश्किल से 10-15 लोग वहां पे रहते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है। तो बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी इज ए लैंड एंड पॉपुलेशन रेशियो। नाउ ये सारी जो चीजें हैं आप इनको अच्छे से आप कवर कर लोगे। अभी देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी जब हम दिखाते हैं तो ये अब हम क्योंकि परसेंटेज होता है तो इसको हम कौन से मैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैप कौन सा है, कोरोप्लेथ मैप। अभी जो हमने इससे पहले देखा था वो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन दिखाता है, मींस लैक्स एंड करोड़ में पॉपुलेशन दिखाता है, तो उसे हम डॉट मैप से दिखाते हैं। और जब हमें परसेंटेज दिखाना होता है ना कि 985% रह रहे हैं क्योंकि इसमें संख्या कम है, तो वो हम किससे दिखाते हैं, डेंसिटी से, रेंज। हम एक रेंज निकालते हैं कि फ्रॉम 100 to 400, देन 500 to 600, 700 to 800 एंड अबव 900। इस तरह से करके जो हम बनाते हैं ना, जैसे इसमें भी देखो दिया होगा, ये देखो ये दिया हुआ है लेस देन 100, 101 to 400, 401 to इतना। मतलब हम क्लास इंटरवल हमने बनाया है और एक रेंज के थ्रू हम जब पॉपुलेशन दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोरोप्लेथ मैप। कोरोप्लेथ बेसिकली मींस शेडिंग मेथड से। अब आप इस मैप को देख के एक अंदाजा लगा सकते हो, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड फ्रॉम द फ्रॉम द शेडिंग दैट लाइक दिस एरिया केरल हैज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 801 to 1200 बिकॉज ये आप इंडेक्स से मैच कर सकते हो। देन ये जो दिखा रहा है ये कौन सा दिखा रहा है आपको, बिल्कुल ये कम वाला। ठीक है, ये दिखा रहा है, इट मींस जहां जहां इस तरह का ग्रे शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है वहां पे 101 to 400 की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और ये जो एरियाज आप देख रहे हो ये है, चाहे आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, आप सॉरी जम्मू कश्मीर का तो नहीं है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है आप यहाँ देख सकते हो, वहां पे लेस देन 100 पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 100 लोगों से भी कम लोग रहते हैं, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। जबकि ये जो सबसे डार्क शेडेड एरिया आपको ये दिखा रहा है ये है अबव 1201। तो दिल्ली में जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में 1200 लोगों से भी ज्यादा लोग रहते हैं। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, यूपी की है, ये दिल्ली है, यूपी है, आपका जो है ये बिहार है एंड वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ 2-3-4 भारत के राज्य हैं जहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है। और जो आप शेडिंग के अकॉर्डिंग मतलब समझ सकते हो। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वही आप आंसर लिखोगे जो आपने इससे पहले लिखा, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, उनको आप डिस्क्राइब कर दोगे डिफिनेशन लिखने के बाद। नाउ फिजियोलॉजी, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो इस फॉर्मूला को आपको बस याद करना है कि ये क्या फॉर्मूला है। एक है आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। मतलब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी अगर हमें, एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, एक हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, मतलब फिजिकली हमारी जो लैंड है उसमें कितनी पावर है पॉपुलेशन को सर्वाइव कराने की, वो हम कैसे निकालते हैं, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन होती है एक पर्टिकुलर एरिया की, उसको हम डिवाइड कर देते हैं नेट कल्टिवेटेड एरिया से। नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना होता है, क्या होता है, इट मीन्स दैट वो एरिया जहाँ पे साल में एक्टिव जो है खेती की जाती है। मतलब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको कभी भी हम खाली नहीं छोड़ते हैं, साल भर उस पर हम खेती करते रहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जो है कल्टिवेबल लैंड है। तो वहां पे एक्टिवली फार्म एक साल में 2 या 3 बार उस पर कृषि करते ही करते हैं हम, उसे कभी भी मतलब बैरन नहीं छोड़ते हैं। तो उसको हम फैलो नहीं छोड़ते हैं, फैलो मतलब इसको हमने खाली छोड़ दिया। सो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, नेट कल्टिवेटेड एरिया। सपोज हमें यूपी का फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, यूपी की सपोज जो भी जनसंख्या है, मान लो 6 करोड़ जनसंख्या है यूपी की, उसको हम डिवाइड कर देंगे कि यूपी में इतनी कितनी जमीन है जहाँ पे पूरे साल भर कृषि होती रहती है, मतलब उस एरिया को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, कितना हेक्टेयर है। तो जितना भी हेक्टेयर होता है उतना हम उसको लिख देते हैं और उससे जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कितनी है। क्योंकि किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में कुछ बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जो कि या तो बैरन होते हैं, बंजर होते हैं, या जो काम के नहीं होते, वहां पे हम कृषि नहीं कर सकते, या फिर उस पर घर बना होते हैं, सेटलमेंट बने होते हैं। तो सेटलमेंट अगर बने तो वहां पे कृषि नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं। ठीक है, अब जितने भी शहरी अर्बन एरियाज है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे सब बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे आप खेती तो कर नहीं सकते। तो हम किस पे डिपेंड होते हैं, जो हमारे खाली एरियाज है जहाँ पे कृषि की जाती है, जिससे हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकालते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल डेंसिटी, कि एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या है। तो अब वो निकालने के लिए हम क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेबल एरिया। मतलब भारत में कृषि करने वाली कितनी जनसंख्या, कितने लोग हैं जो कृषि करते हैं भारत में, और उससे उनकी जो भी संख्या होगी, मान लो सपोज हम यूपी का निकाल रहे हैं, तो यूपी में हमने 6 करोड़ तो टोटल पॉपुलेशन थी, उसमें से मान लो हमने कहा कि 2 करोड़ जो है फार्मर्स हैं, किसान हैं जो कि कृषि करते हैं, और फिर तो मतलब टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन हो गई, और हमने फिर वही नेट कल्टिवेबल एरिया लिया और उसको हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल जाता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी कितनी है। तो एग्रीकल्चरल डेंसिटी हम सिर्फ कृषिक जनसंख्या का निकालते हैं कि कितने लोग फार्मिंग करते हैं, डिवाइडेड बाय कितना आपका नेट कल्टिवेबल एरिया उस कंट्री या स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दिया, फार्मर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, और जो उनके खेतों में मजदूरी करते हैं वो सब, उनको हम एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमें फिजियोलॉजिकल डेंसिटी पता चल जाती है, एग्रीकल्चरल डेंसिटी पता चल जाती है, और ये सब एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से जो है लर्न कर लीजिएगा। Now next topic is growth of population. Now growth of population, you already know, it is the change in the number of people living in a particular area between 2 points of time. तो जब भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम मेजर करते हैं किसी भी एरिया की, किसी भी कंट्री या स्टेट की, यहाँ पे हम इंडियन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। सो ग्रोथ मीन्स चेंज, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। सो ग्रोथ इज समथिंग इट डिपिक्ट्स चेंज, और चेंज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है। जनसंख्या बढ़ भी सकती है और किसी किसी जगह तो कम भी होती है, बट इंडिया के लिए ये इंडिया के लिए नेगेटिव एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि इंडिया में कभी जनसंख्या कहीं कम हुई नहीं है और उल्टा बढ़ती रहती है। सो बेसिकली ग्रोथ मीन्स चेंज, एंड जब भी हम वेन एवर वी कैलकुलेट चेंज, वी टेक इनटू अकाउंट 2 टाइम पीरियड्स। हम जब भी बदलाव मेजर करते हैं तो हम 2 अंतरालों में, 2 टाइम इंटरवल्स में मेजर करते हैं। एक में तो हम कर नहीं सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा बदलाव क्या है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है 11th में यार पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन 12th में बहुत अच्छा हो गया। इट मीन्स मैंने एक बच्चे की कंपैरिजन की है, उसका ग्रोथ निकाला है कि 11th और 12th में मतलब 1 साल का टाइम होता है। तो मैंने कहा कि 11th में ये बच्चा बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, लेकिन अब इसकी ग्रोथ हुई है, एंड नाउ इन 12th ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल। इट मीन्स दैट ही हैज ग्रोन फॉर बेटर, उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट आया, पॉजिटिव ग्रोथ आया है। ऑलराइट। मैंने आपसे कहा कि आपकी जो एज जो है 14 ईयर्स थी, अभी 15 ईयर्स है। इट मीन्स 1 ईयर में आपकी जो है एज इंक्रीज हुई है। सो इट इज समथिंग इंक्रीजिंग, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन जैसे कुछ चीजें तो डिक्रीज होती नहीं है। So basically growth of population is a change in the number of people living in a particular area। एक हम particular area लेते हैं, 2 टाइम इंटरवल लेते हैं, और फिर उसमें हम चेंज मेजर करते हैं कि क्या कितना बदलाव आया है। जैसे कि मान लो 2011 सेंसस हुआ और इस साल सेंसस होना था 2021 में, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इट कुड नॉट बी पॉसिबल। सो अगर हम करते तो हम इन 2011 और 2021 10 years में what changes have been brought in the Indian population state wise और in total, क्या बदलाव आया है वो हमें पता चल जाता। सो 10 years में इन 2 समय के अंतरालों में हम पॉपुलेशन को मेजर करते हैं एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड that what changes in the population has taken place. Now population growth has 2 components, namely natural and induced. Natural population growth means ये हम लोग ऑलरेडी देखो उसमें पढ़ा हुआ हमने फर्स्ट बुक में। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ हम कैसे निकालते हैं, विद बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट में से हम डेथ को माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा नेचुरल हमारा कितना मतलब पॉपुलेशन इन 10 सालों में इंक्रीज हुई है, कि इंडिया में इन 10 सालों में बर्थ रेट क्या रहा है और डेथ रेट क्या रहा है, माइनस करने पे हमें पता चल जाएगा। बट इट डज नॉट शो द एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्चुअली हमारे देश में 10 ईयर्स में बहुत सारे लोग माइग्रेट करके इंडिया से बाहर चले गए होंगे और बहुत सारे लोग इंडिया में वापस आए होंगे, तो हमें इस चीज को भी लेना पड़ता है, तभी हमें एक्चुअल जो है पता चलेगा। क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों से भी बहुत लोग इलीगली या मतलब कैसे करके माइग्रेट कर जाते हैं, और जगह से भी हमारे इंडिया में लोग आ जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग छोड़ के चले भी जाते हैं इंडिया को। तो इससे जब हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट हमारा नेचुरल बताता है, लेकिन जब हम इसमें इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन कर देते हैं, तो हमें किसका फॉर्मूला मिलता है, हमारा जो एक्चुअल होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मींस जो हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका हमें
पता चल जाता है, क्योंकि हमने बर्थ और डेथ का जो भी आया वो हमने निकाल लिया। प्लस हम और प्लस क्या करते हैं कि कितने लोग हमारे देश में आए और कितने हमारे देश में से चले गए, तो वो जो रिजल्ट आता है दोनों को जब हम प्लस करते हैं तब जाके हमें एक्चुअल आइडिया मिलता है कि हमारे देश में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है। Assessing the crude birth and death rate, the induced components are explained by the volume of inward and outward movement of people। वो जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्होंने टर्म यूज किया, फर्स्ट बुक में एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है टर्म यूज किया हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देयर आर टू मेथड्स टू टेक आउट और टू फाइंड आउट पॉपुलेशन ग्रोथ। वन इज योर नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड विच इज हाउ इट इज measured with the birth rate and death rate, and there is other thing that is actual or induced growth of population, जो हम कैसे measure करते हैं with the help of birth rate and death rate plus inward and outward migration of the population। so ये दोनों चीजें बस आपको याद रखनी है। now हम इसको जब ये जो पॉपुलेशन है हमने 10 सालों का निकाला, उसके बाद जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें जो है ग्रोथ रेट का पता चल जाता है कि ग्रोथ रेट क्या हुई है। वैसे बेसिकली हम एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं कि हर साल पॉपुलेशन कितने दर से बढ़ रही है, मतलब कितने रेट पर इंक्रीज हो रही है। तो देखिए जैसे हमारे में बेसिकली 1.64 जो है परसेंट पर रेट पे इंक्रीज होता है हर साल, लेकिन ये 1.64% भी बहुत ज्यादा, आप ये मत सोचना, क्योंकि इंडिया में 1 बिलियन अगर पॉपुलेशन है तो अगर हम 1 बिलियन का 1.64% में निकालेंगे तो वो समझ लो करोड़ों में जाता है। ठीक है, तो 1 बिलियन का भी 1.64% करोड़ों, मतलब हमारे देश में हर साल करोड़ों पॉपुलेशन ऐड हो रही है। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि सपोज इंडिया की पॉपुलेशन हर साल 1.64 ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है, तो अगर यही ग्रोथ रेट चलती रही तो हम कितने समय में अब हमारी जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, मान लो 2011 में जो हमारी पॉपुलेशन, मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज 1 बिलियन थी, ठीक है 2011 में, अब 1.64% की रेट से हमारा हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, करोड़ों पॉपुलेशन हर साल ऐड हो रही है, तो कितना टाइम हमें लगेगा 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में, उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। ठीक है, अब ये जो दोगुना है डबलिंग टाइम है, वो 20 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है, आपका 50 साल भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो है एनुअल ग्रोथ रेट कितना है ये। ठीक है, तो इंडिया का तो इतना ज्यादा है कि हमारा अनुमान है कि 2045 तक हम अपने आप को दोगुना कर लेंगे और इंडिया जो है चाइना को भी सरपास कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जो है विश्व की जनसंख्या बहुत धीरे गति से बढ़ती थी, मतलब पहले जो है अगर हमारी पॉपुलेशन मान लो 1000 थी तो 2000 होने में हमें 100 से 500 साल से 1000 साल लग गया। उसके बाद हमें जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, फिर उसके बाद जब हमारी जनसंख्या 1 लाख हुई तो 1 लाख से 2 लाख होने में हमें मुश्किल से 100 साल लगे, फिर 2 लाख से 4 लाख होने में हमें 50 साल लगे, फिर 4 साल से 8 लाख होने में हमें अब 10 साल या 20 साल ही लगते हैं। तो मतलब हमारी जनसंख्या का जो दुगना होने का जो टाइम है वो उसका जो टाइम वो धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा है, रेड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आगे चल के हम बहुत जल्दी जो है हमारी जो जनसंख्या है वो दुगनी हो जाएगी। तो आज इसकी क्लास इतना जो है हम लोग इतना ही आज पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी, यही सब चीज़ें हैं, बस आप इसकी रीडिंग ले लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये हमने ऑलरेडी जो है फर्स्ट बुक में पढ़ा था, तो उसी को हमने कंटिन्यू किया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। एनीबडी हैव अ डाउट? मैम तो समझ में भी आया? यस मैम। तो आना चाहिए, क्योंकि 11th की ज्योग्राफी से जो 12th की ज्योग्राफी है वो काफ़ी आसान है, तो आप इसको अगर अच्छे से पढ़ ले जाएंगे तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। और जो भी आपका एग्जाम होने वाला है बच्चों, ये अभी 9 तारीख को है ना, 9th को आपका पेपर है ज्योग्राफी का, उसको बहुत ही सिंसियरली पढ़ना, बहुत सिंसियरली आप उसको पेपर देना। और देखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे चेक करने में दिक्कत होती है, मतलब इससे मतलब जो आपका ऑन स्क्रीन जो भी है, पहले तो मैं क्लास जो है उसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।